तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर है लॉगरिथम्स के बारे में। तो लॉगरिथम्स के बारे में आपने सुना तो होगा ज़रूर। लॉगरिथम में एक अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो लॉगरिथम्स के आपने सवालात भी लिखे होंगे और लॉगरिथम्स का आपने नाम भी सुना होगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ये लॉगरिथम्स है क्या और फिर लॉगरिथम्स हम कैसे यूज़ करके अपने डेली लाइफ में जो मुश्किल मुश्किल सवालात हैं उसको हम आसान बनाते हैं। तो हम इसका यूज़ देखेंगे डेली लाइफ में। तो जी सबसे पहले तो ये देखना है कि जी लॉगरिथम्स है क्या। तो लॉगरिथम्स को समझने से हम एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। आइए जी देखते हैं कि जी अगर हमारे पास एक नंबर है जी 10, तो हम इसको लिखते हैं 10 का पावर 1। जिसके ऊपर पावर ना हो तो वो 1 हम समझते हैं, 1 ही कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो 100 का पावर हम कैसे लिखते हैं जी 10 का पावर 2। तो 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर ले लूं जो 10 और 100 के दरमियान में हो, तो से सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी नंबर 40 और इस तरफ में लिख लेता हूँ जी 10। अब मैं क्या यहाँ पे पावर रखूं 10 का कि मेरे पास जवाब 40 आए। अब जाहिर सी बात है ये जो नंबर यहाँ पे होगा वो इस 1 से बड़ा होगा क्योंकि ये नंबर 10 से बड़ा है, और 2 से छोटा होगा क्योंकि ये 100 से छोटा है। तो ये 10 और 100 के दरमियान में नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये आपका 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अब ये नंबर एग्जैक्ट मालूम करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लॉग। आइए जी हम कैसे वो नंबर यहाँ पे लगाएंगे या कैसे मालूम करेंगे। तो जी उसका तरीका यह है कि क्योंकि हमें जिस नंबर का पता ना हो तो मैथमेटिक्स में हम उसको आमतौर पर सपोज कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो नंबर है वो x है। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, क्योंकि अब ये बन गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपके पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितनी भी इक्वेशंस हैं उन तमाम इक्वेशंस को हल करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। और आइए देखते हैं कि जी मैं अगर लॉग यूज करता हूं तो यहां मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। मैं लगा रहा हूं जी LOG। ये लॉग है आपका कॉमन लॉग। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि ये 10 है। तो जी मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं और यहां पावर है x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है, पावर आके मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा log ऑफ 40 टू दी बेस 10। तो जाहिर है अब हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर यूज होगा। तो आप कोई भी कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर में अब log के जो है वो आपके कीज मौजूद होती हैं। आप जस्ट log लिखें और उसके साथ आप 40 लिखें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये आपका जवाब, आप अगर इसको यूज करेंगे कैलकुलेटर तो आपके पास जवाब आएगा 1.60206। तो जी ये हमारे पास जवाब आ गया। यानी लॉग जब हमने यूज किया तो हमें मिला जवाब 1.60206। तो आइए जरा देखें, इसको थोड़ा सा एनालाइज में करता हूं। हमने ये मालूम क्या किया है, हमने लॉग तो लगाया, ये मालूम क्या किया है। देखिए यहां पे ये हमारा x था, देखिए मैंने x का जवाब मालूम किया, ये x बराबर आ गया इसके, यानी ये पावर था, ये था आपका पावर जो हमारे पास अननोन था। तो मैंने जब इसकी इस साइड का लॉग ले लिया तो इसका मतलब मुझे पावर मिला। तो बेसिकली लॉग जो है वो पावर ही होता है जो हम मालूम कर रहे होते हैं। तो पावर में अगर कोई आपका कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सवालात आते हैं या कोई बहुत बड़ी रकमें आती हैं जिनको हम पावर में जाके लिखते हैं, या बहुत छोटी रकमें, एनी हाउ वो भी हमें पावर में लिखनी पड़ती हैं ताकि हम थोड़ा कंसाइज वे में लिख सकें। तो ऐसे नंबर्स को हम लॉग की मदद से हल करते हैं। तो लॉग को हम ये कह सकते हैं कि लॉग इज द पावर। ठीक है जी, तो लॉग हम पावर को कहते हैं। और हम जब भी लॉग मालूम कर रहे होते हैं इसका मतलब हम किसी भी खास नंबर का पावर मालूम कर रहे होते हैं कि अगर वो पावर रखें तो हमें जो है वो डिजायर्ड नंबर मिल जाए। तो जी इसके अलावा आइए जरा देखते हैं कि ये तो मैंने यहाँ पे दो कोई छोटी छोटी सी रकमें लिखी हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट क्या मिला कि log इज द पावर, द log इज द, आप इसको एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं और पावर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल वे में हम कहें कि log इज द पावर ऑफ एनी नंबर, द बेस कैन बी either e or 10 or any of the base, कोई भी बेस हो सकता है। तो जी मेरे ख्याल में लॉग आपको समझ आ गया। आइए देखते हैं कि ये लॉग जो है हम डेली लाइफ में क्यों यूज करते हैं, हमें इसका फायदा क्या होता है। आइए जरा देखते हैं कि जी अगर मेरे पास एक ये नंबर मैंने दो लिखे हैं यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे नंबरों को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी 1000। तो 1000 क्या होगा जी 10 raised to power 3।
या मैं लिखता हूं जी 1 लाख, तो 1 लाख आपका बराबर हो जाएगा जी 10⁻5। या अगर मैं कोई और बड़ा नंबर लिखता हूं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं जी 10⁻14 और 10 पावर से सपोज कोई भी नंबर लिख दें जी, मिसाल के तौर पर 8 लिख दें। तो इस तरह के आपके जो नंबर्स हैं, अब देखिए अगर ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये मैंने एक छोटा नंबर लिखा था यहाँ पे 10⁻1, ठीक है जी, और यहाँ पे 10⁻2 100, और अब जब हम यहाँ पे 8 और 14 पे पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकमें हैं। अगर ये रकमें हमें कहीं कंसीडर करनी है और किसी सवाल में रखनी है, तो जाहिर है ये इतनी बड़ी रकमें हैं कि हम अपनी नोटबुक में हम इनको नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना स्पेस हम नहीं दे सकते कि जी हम इसको अपनी नंबर लाइन में शो करें। तो हम फिर क्या करते हैं कि इनको नंबर लाइन में शो करने के लिए इन नंबरों को, जो बड़ी बड़ी रकमें हैं, हम इनका लॉग ले लेते हैं। हम इनका लॉग ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका लॉग ले लूं, इसका जी मैं लॉग ऑफ 10⁻10, तो इसका लॉग हो जाएगा आपका 1। अगर मैं इसका लॉग ले लूं जो अभी हमने मालूम किया, तो इसका लॉग होगा आपका 2। और अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो इसका लॉग हो जाएगा आपका 3। इसका लॉग ले लूं तो आपका लॉग आएगा 5, और इसका लॉग ले लूं तो आपका आ जाएगा 8 एंड 14। तो अब देखें ये जो नंबर्स हैं ये आप बआसानी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और ये नंबर आपके इजीली आपकी नोटबुक में आ जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जब इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसकी रियल वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं, आप जाके इनका एंटी लॉग ले लेंगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हमारे पास जो जल्जले को नापने के लिए रेक्टर स्केल होता है। अब रेक्टर स्केल पे अगर हम थोड़ा सा फर्ज कर लें कि आमतौर पर जो छोटे छोटे जल्जले हैं जिसका रेक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका कोई 3 या 4 या 5 से कम होता है, तो उससे जरा कोई इतनी ज्यादा तबाही नहीं होती, यानी वो एक नॉर्मल वेव गुजर जाती है। लेकिन अगर 6 या 6 से ऊपर हो तो जरा उससे जरा थोड़ी सी तबाही ज्यादा होती है जल्जले की सूरत में। अगर मैं रेक्टर स्केल पे ये मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि जी हमारा 2010 में पाकिस्तान में एक बड़ा जल्जला आया था जिसने बड़ी तबाही, लाखों लोग हमारे फौत हुए थे। एक बड़ा एक नेशनल डिजास्टर था हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो वहाँ उस वक्त जो जल्जले की शिद्दत थी वो रेक्टर स्केल पे थी आपकी 6 या समथिंग, या अराउंड 6। और मिसाल के तौर पर अभी कुछ अर्सा पहले आपका तुर्की में जो है वो एक जल्जला आया है। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ कमोबेश आपका जो रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो 7 है, और किसी और मुल्क में या आगे जाए थोड़ा सा देखें ज़रा कि जी यहाँ पे आपका 8 है, और फिर यहाँ पे अगर मैं 9 लिखूँ तो जी जापान में आमतौर पर आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा जल्जले आते हैं क्योंकि वो सेस्मिक जोन में है। तो वहाँ पे अगर रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो 9 है। तो आइए ज़रा इसको एनालाइज करते हैं कि जो पाकिस्तान में जो आपका जल्जला आया था 2010 में, तो उसकी जो शिद्दत है वो आपकी रेक्टर स्केल पे 6 है। और जो आपका तुर्की में इस वक्त आपका जल्जला आया हुआ है, तो ये अगर मैं पाकिस्तान में ले लूँ और ये मैं आपका तुर्की का ले लूँ और ये मैं जापान का ले रहा हूँ, क्योंकि जापान जो है वो सेस्मिक जोन में है और वहाँ बहुत ज़्यादा जल्जले और सुनामी आती रहती है। तो वहाँ अगर आपका ये रेक्टर स्केल पे 9 है, तो ज़रा इसको कंपेयर करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे ही नंबर्स हैं जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किए हुए हैं। ये जो नंबर थे इतने बड़े बड़े और मैंने उसको लॉग लेकर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो ये लॉग में नंबर लिए होते हैं बेसिकली। तो इसकी जो शिद्दत है, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में ये 6 शिद्दत का अगर आपका जल्जला आया है और यहाँ पे 7 का जल्जला, 7 का जल्जला है शिद्दत का, तो इसमें और इसमें जो है वो कितना फर्क होगा। तो ये इससे 1 पॉइंट ज्यादा नहीं है, ये इससे 10 टाइम्स ज्यादा शिद्दत का सिलसिला है। तो ये 10 टाइम्स ज्यादा होगा। और अगर पाकिस्तान की निस्बत में देखूं कि जी जापान में जो आपका जिलजिला आया है तो वो कितने का फर्क आ रहा है जी, यहाँ पे 10, तो ये 100, तो ये 1000, तो ये 1000 टाइम्स जो है इसकी शिद्दत जो है वो ज्यादा है आपके अर्थक्वेक की। और अगर मैं तुर्की और यहाँ जापान का अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूं तो इसमें देखिए कितना फर्क आ रहा है, यहाँ 1 और ये 2 का, तो ये इससे 100 टाइम्स जो है वो ज्यादा शिद्दत का जिलजिला आया है। तो इस तरह रेक्टर स्केल पे आपकी जितनी भी जो रीडिंग आती है वो आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज होती है। जब आप उसकी एक्चुअल वैल्यूज निकालते हैं तो आपको एक्चुअल अंदाजा होता है कि इसमें कितना ज्यादा जो है वो कितने टाइम्स जो है वो आपका ज्यादा शिद्दत है आपके सिलसिले की। इसके अलावा जी हम जो आमतौर पर नॉर्मली जो हम बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि जी मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ नॉर्मली, अगर हम 2-4 लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं तो उसको हम नापते हैं डेसीबेल में। तो डेसीबेल में जो हम आमतौर पर जो गुफ्तगू करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आमतौर पर होती है 60।
और इसी तरह अगर आप बाहर चले जाएँ किसी रोड पे, तो जो ट्रैफ़िक का शोर वग़ैरह होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है आपकी आवाज़ की, वो होती है आपकी 70। और अगर आप किसी थिएटर वग़ैरह में चले जाएँ, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक चल रही है या ढोल बाजे वग़ैरह कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो वो तकरीबन आपकी उसकी शिद्दत 8 होती है। तो वो भी आपका जो डेसिबल है, वो सारा का सारा आपका लॉगरिथमिक नंबर्स होते हैं। तो आम तौर पर वो 60, 70 और 80 नहीं होता, वो 100 10 टाइम्स और 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो जी, ये 2 ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिससे आपको मेरे ख्याल में लॉग का डेली लाइफ़ में यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लॉग हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि लॉग में हम सिर्फ़ मैथमेटिक्स के सवालात हल कर रहे होते हैं और उनका हमें जवाब मिल रहा होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉग में हम एक्चुअली वो पावर मालूम कर रहे होते हैं जो किसी खास नंबर पे रखें तो हमें डिजायर्ड नंबर मिल जाए। और लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जी बहुत बड़ी वैल्यूज़ को हम कंसाइज करके छोटा करके रखते हैं, ताकि हम अपने उस क्वेश्चन में उसको फिट कर सकें, उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ लिखें और कहीं एक ज़ीरो कम ज़्यादा हो जाए तो पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो है वो हमारी गलत हो जाएं। तो इनसे इनसे बचने का तरीका बेहतर ये है कि हम लॉग को इस्तेमाल करें। इसके अलावा जी आपका जो म्यूजिक में जो आप वायोलिन वगैरह बजाते हैं, तो उसके जो आपकी जो तारें होती हैं, उनसे जो धुन निकलती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको अगर नंबरों में लिखें तो आप पेज पे नहीं लिख सकते, हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा आपके पास जो मिनरल्स वगैरह हैं, अब अगर आप उनकी इंटेंसिटी या उनकी डेंसिटी वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो दैट इज आल्सो यूज्ड इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसके अलावा अगर आप बैंक में कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बैंक में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ बैंक आपको देते हैं जी इंटरेस्ट एनुअली, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोनेंशियली हो रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एक्सपोनेंट आएगा तो आपका वहां लॉग यूज होगा, तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ही जाके हम इसको हल करते हैं और उसका हम नतीजा निकालते हैं। तो लॉग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लॉग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हल करने के लिए। तो हर चैप्टर की अपनी अपनी नोयत होती है, कौन सा कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। असल चीज़ ये है कि वो आपको सबका इदराक होना चाहिए, आपको इनका पता होना चाहिए। तो जी लॉग जो है हम नेक्स्ट में जाके हम इसकी एक्सरसाइज कॉल करेंगे। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाजरीन को जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को बाकायदगी से देखते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं हमारे इस चैनल की, तो हमारे 65% व्यूअर्स वो हैं जो हमारे चैनल को बाकायदा देख तो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जी आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपके रिटर्न में कुछ ना कुछ ऐसा अप्रिसिएशन मिले कि जी नहीं, आप हमें बाकायदा पसंद करते हैं, आप देखते हैं। तो हमारा जो ये चैनल है, हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो ट्यूशन्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो घर बैठे एक मयारी तालीम ले सकें, मयारी तालीम उनको हम घर तक मुहैया कर सकें। इसके अलावा ख़ासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो घर से बाहर निकलना जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर वो जाएँ भी तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए ऑटो रिक्शा लगाना पड़ता है, या उनके लिए कोई एक भाई जो है या उसका वालिद जो है वो एक मखसूस हो जाता है टाइम कि भाई इस टाइम पे छोड़ के आना है, फिर वापस लेकर आना है, तो एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। फिर एक भारी फीस हमें ट्यूशन सेंटर पे देनी पड़ती है। तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाएँ। इसके अलावा जो मैंने नोट किया है कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन चूँकि अपने घर के मामलात में वो इस तरह उलझे हुए होते हैं या अपने ऑफिस के मामलात में इस तरह उलझे होते हैं कि वो इन टच नहीं रहते और वो मैथमेटिक्स को भूल जाते हैं। तो ये उनके लिए भी एक रिव्यू कोर्स है कि आप खुद एक दफ़ा देखें, फिर उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप करा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है वो आप नहीं करा सकेंगे, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक हैं, बहुत बुनियादी हैं। तो लॉगरिथम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपका क्लियर हो चुका। अब ये देखना है कि जी लॉगरिथम हम क्यों यूज़ करें। तो लॉगरिथम यूज़ करने के हमारे पास असबाब हैं। क्या हैं जी कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी रकमें आ जाएँ तो हम उनको कंसाइज वे में लिखते हैं और वो हमारा सब कुछ होता है लॉगरिथम के साथ। इसके अलावा हम उस कंसाइज फॉर्म को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, और फिर हम उसको इजीली एक्स के लिए सॉल्व करके हम उसकी वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। तो साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, स्पेशली जो आपकी मैथमेटिक्स है या आपके जो और साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
या इसके अलावा और साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी आपका लॉग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई आप देखना चाहते हैं कि डीके देखना चाह रहे हैं किसी भी आप गैस का या किसी एटम का, तो आप ज़ाहिर है वो भी आपका लॉग की मदद से ही हल होता है। तो किसी की आप हाफ लाइफ मालूम करना चाहते हैं किसी गैस की, मिसाल के तौर पर रेडियम की, तो वो भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगता है। तो जब आप एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल को आप बड़ी आसानी के साथ हल कर लेते हैं। तो इसके अलावा जी मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ जो आपके मेरे ख्याल में डेली लाइफ से बहुत ही आसान सी होगी। मिसाल के तौर पर मैं एक पेपर लेता हूँ जी, ये मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर को देखें, ये सिंपल एक पेपर है और मैं इस पेपर को कितनी दफ़ा फोल्ड करूँ कि इसकी जो लेयर है वो आपकी 64 बन जाए। ये मेरे पास एक ही पेपर है जी, देखिए मैं इसको अभी फोल्ड कर रहा हूँ तो ये 2 में चेंज हो गया, यानी इसका जो बेस बन गया वो 2 बन गया। मैं जैसे जैसे फिर इसको दोबारा, देखिए मैंने एक दफ़ा फोल्ड किया तो ये आपका 2 बन गया, 2 हिस्सों में आ गया। देखिए इसकी 2 लेयर्स बन गई, एक ये। अब फिर मैं इसको दोबारा आपकी तय कर रहा हूँ, तो अब मैंने इसको 2 दफ़ा मैंने फोल्ड किया है, तो टोटल आप अगर नोट करें तो ये अब इसकी 4 तहें बन गई हैं। तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं इसको तीसरी दफ़ा फोल्ड कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा फोल्ड करने से तो 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। देखिए ये 8 लेयर्स इसकी बन चुकी हैं। अब मैं फिर इसको एक दफ़ा और लेयर को फोल्ड कर रहा हूँ, देखिए हर दफ़ा मेरी ये लेयर दो दफ़ा ही हो रही है, यानी एक को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर मैं फोल्ड कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इसको 4 दफ़ा कर रहा हूँ तो अब ये 16 टाइम्स हो गया, और उसके बाद फिर मैं इसको ये 5वीं दफ़ा कर रहा हूँ तो ये मेरा आपका तय बन गई आपकी 32। फिर जब मैं इसको 6ठी दफ़ा करूँगा तो आप देखें कि ये जो मेरे पास छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए इस पेज के, तो अगर आप टोटल खोल के इनको आप काउंट करेंगे तो आपके पास ये देखें टोटल बनेंगे आपके पास 64। तो 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो आप अगर इनको गिन लें, देखें छोटे छोटे से जो बने हैं जी, ये सारे अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपके पास 64 बनेंगे। तो ये आपका लॉग का एक बहुत बेहतरीन यूज़ है और एग्जांपल है आपको लॉग समझने के लिए। आइए ज़रा मैं ये जो अभी मैंने आपको हिसाब समझा, जो आपको मैंने कैलकुलेशन समझाई है, इसको ज़रा हम थोड़ा अगर बोर्ड पे लेकर आएँ तो कैसे होगा जी। मेरा सवाल क्या था कि एक पेपर को हम कितनी दफ़ा फोल्ड करें कि हमारे पास इसकी जो तहें हैं वो 64 बन जाए। तो मैंने जब इसको एक दफ़ा फोल्ड किया तो ये हमारी 2 बन गई, यानी इसका मतलब है ये 2 पावर 1 बन गया। तो अगर मैं इसको 2 दफ़ा तय करूं तो ये आपका बन गया 2 पावर 1, सॉरी 2 पावर 1 यहाँ पे, तो ये 2 बन गया। जब मैंने इसको 2 दफ़ा फोल्ड किया तो 2 पावर 2 बन गया, तो इसकी 4 तहें बन गई। जब मैंने इसको 3 दफ़ा फोल्ड किया तो ये 2 पावर 3 बन गया, इसकी 8 तहें बन गई। जब मैंने इसको 4 दफ़ा फोल्ड किया तो 2 पावर 4 बन गया, तो इसकी 16 बन गई। और जब मैंने इसको 5 टाइम्स किया तो 2 पावर 5, तो इसकी 32 बन गई। और जब मैंने इसको 6 दफ़ा मैंने इसको फोल्ड किया तो मेरे पास आ गया 64, और हमें 64 बार ही देखना था। तो जी हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जाहिर है यहाँ पे हमारा लॉग ही यूज होता है। तो ये लॉग बेस में अगर मैं इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिखूंगा कि लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। तो देखें ये जो पावर है वो आपका लॉग इज इक्वल टू होता है। तो मैंने बताया आपको जो लॉग जो पावर होता है उसी को हम लॉग कहते हैं। तो ये 6 दफ़ा जब हम किसी का इसका जो लॉग है वो 6 है, यानी पावर इसका 6 होगा 2 का, तो हमें इसकी जो लेयर्स हैं वो 64 मिल जाएंगी। इस तरीके से आप इसके और भी सवाल जो हैं वो आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे पास जो सूरज की रोशनी पहुंचती है वो है 1 लाख लुमेन्स पर स्क्वायर मीटर। बहुत ज़्यादा रोशनी होती है सूरज की, इतनी तेज़ होती है कि हम उसको खुली आंख से सूरज को नहीं देख सकते। हाँ, हम धूप को तो देख सकते हैं लेकिन सूरज को नहीं देख सकते। लेकिन उसकी निस्बत अगर हमारे पास जो साइरस है, जो आसमान में सबसे बड़ा सितारा और सबसे ज़्यादा जो रोशन सितारा है, उसकी जो रोशनी है वो है 0.00005, यानी बहुत ही कम सूरज की निस्बत। हम उसको खुली आंख से भी देख सकते हैं, उसकी रोशनी इतनी नहीं होती कि हम जो है कोई उससे कोई हम कोई चीज़ें खुले तौर पर आम तौर पर हम देख सकें। तो जाहिर है अब इनकी जो रोशनी है ये रोशनी भी आपकी एक्सपोनेंशियली चेंज होती है, बढ़ती है। अगर आप चांद की निस्बत तक सूरज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सूरज की रोशनी जो है वो एक्सपोनेंशियल है, और आपकी चांद की जो रोशनी है वो आपकी लीनियर बन सकती है। तो जाहिर है जब भी आपका एक्सपोनेंट आएगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, तो हमेशा याद रखिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं
लॉगरिथम्स को। तो लॉगरिथम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और थोड़ा सा मैं याद दिलाता चलूँ कि लॉगरिथम्स को सबसे पहले एक मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने ईजाद किया था। उसने ये टेबल भी बनाए थे जो कि बहुत ही कम फ़र्क के साथ आके जॉन नेपियर और ब्रिक्स वगैरह ने इन्होंने आके जब इस पे काम किया तो उन्होंने ज़ाहिर है इस पे डेवलपमेंट की है, लेकिन ज़्यादातर काम उसी का किया हुआ है अल-ख्वारिज़मी का, और वही इसी का मूजिद है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उस पर और मज़ीद काम जितना करेंगे उतने राज खुलते जाएंगे, उतनी नई राहें निकलेंगी, उतनी चीज़ें और आसान होती जाएंगी। तो ये आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए ये एक खुला मैदान है कि आएँ, काम करें, नई नई राहें देखें, नई नई चीज़ें देखें, और फिर हम बाकी लोगों के लिए एक नई राह मुतय्यन करें जिनके लिए वो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँ। तो फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी वो खुशी मिले कि जी हम आपके लिए ये बहुत सारा कुछ, और एक मयारी चैनल हमने आपके लिए शुरू किया है, एक मयारी लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। तो इन रिटर्न आप हमें कम से कम एक तो वक्त दीजिए, आप हमारे चैनल को देखिए, आप इससे फ़ायदा उठाएँ, और दूसरा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।